वो तो अपना परिस्थिति है, ऑप्शन ही नहीं आता है। अब देखो ऑप्शन है, ये वाला ये गायब कहाँ आ जाता है? ये वाले 1 मिनट में करता हूँ, 2 मिनट में आपसे बात। हाँ तो ये इसको करो सर, तो यहाँ पे ये इसको अनेबल करो, इसको, हाँ इसको अनेबल करो, दो दिया ना मैं। ये वाला बार आने में बहुत टाइम लगा, टाइम ये थोड़ा सा गायब हो जाता है। स्क्रीन शेयर वाला कहाँ गया? कहाँ से हमने स्क्रीन शेयर किया? स्टॉप करके, स्टॉप करिए, ये इस पे क्यों आ रहा है? ये इस पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसे आएगा? उठा के रख देंगे ना। कैसे उठाएंगे? लाओ यहाँ से, हाँ यहाँ से माउस से उठाओ, पकड़ के धर लेगा। हाँ अरे ये तो जूम पे कहाँ गया? अरे सर आप लोगों का सेटिंग सही नहीं है, मैं सही बोल रहा हूँ, और ना ही आप लोग इस पे कोई मेहनत करते हैं। मेरा डेली हर क्लास का आधा घंटा ऐसी बर्बाद है, उसके बाद क्लास लेने का मतलब नहीं है। ये हो गया, ये हो गया इनेबल है आपका, आराम से ये चैट रहा आपका, है ना? ये रहा। बात उसकी नहीं है ना, बात जब भी आते हैं कोई नया प्रॉब्लम क्रिएट होता है और नया तरीके से आपकी क्लास चालू हो गई है। माइक ऑन करूंगा। 4 क्लास हो गया यार, अभी तक यही चल रहा है, यही चल रहा है। तो रोज का प्रॉब्लम ही है, कभी सेटिंग का। आप परेशान मत हो, मेरे पास आ जाएगा। बात वो नहीं है ना, प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए ना। वीडियो भी ऑन है, माइक भी ऑन है ना? आपकी क्लास भी ऑन है, ये हेलो। वो है
हेलो, प्लीज कंफर्म, आर यू लिसनिंग मी? Yes, sir. क्या आप सुन रहे हो मुझे? वेरी गुड। एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने क्या पढ़ाया, और उसके बाद मैं पूछूंगा कि अगर आपको कोई डाउट है तब आप पूछना। बीच में कुछ भी पूछोगे तो मैं चैट विंडो देख ही नहीं रहा हूं, है ना? तो एक क्विक रिवीजन करते हैं क्विकली। मैंने कहा था कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के बाहर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसमें होते हैं। फिर मैंने कहा था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर सेल होता है, उसके अंदर सबसेल होता है। सेल मींस एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन जिस पोजीशन पे रहता है उसका एक सर्टेन एनर्जी होता है, तो सेल। बाकी सेल का लिटरल मीनिंग होता है हॉलो स्फीयर। सो सेल मींस हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर यहाँ वहां किसी चीज का हॉलो स्फीयर नहीं बन रहा है, बल्कि एक एनर्जी लेवल है उस तरह का। तो सेल अभी आप समझिए, सेल के अंदर सबसेल होता है, उसे सब एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। और सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। सेल को क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसेल को क्वांटम नंबर l से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑर्बिटल को क्वांटम नंबर m से रिप्रेजेंट करते हैं। सो देखिए, अपन सेल की बात करें, क्वांटम नंबर n की बात कर रहे हैं। क्विक रिवीजन देखते हैं कि n का क्या मतलब है। तो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एकदम शॉर्ट में देख रहे हैं इस पेज को, थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट क्या करता है? तो रिप्रेजेंट सेल। वैल्यू क्या होता है? तो वैल्यू ऑफ n हमने बताया था कि वैल्यू ऑफ n होता है 1 2 3 4 5 इस तरह से। माइक तो किसी का ऑन नहीं है। जो वैल्यू ऑफ n होता है वो 1 2 3 4 5 इस तरह से वैल्यू होता है। इंटीजर होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और 1 बोलते हैं 1 के लिए सेल है k, 2 के लिए l, 3 के लिए m, 4 के लिए n, 5 के लिए o। ये n की वैल्यू है और सेल का नाम है। और ये देता क्या क्या है? तो ये देता है साइज, और क्या देता है? तो और देता है एनर्जी फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम आयन। सो n की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं l की। ये क्विक रिवीजन है। l का नाम है एंगुलर या अजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या रिप्रेजेंट करता है? तो रिप्रेजेंट सबसेल। वैल्यू ऑफ l क्या होता है? तो ये होता है 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाता है? n-1 तक। इंटीग्रल वैल्यूज,
इंटीजर्स ओनली, 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा। अगर n बराबर 1 होगा, इफ n बराबर 1 तो l बराबर सिर्फ 0 होगा, इफ n बराबर 2 तो l बराबर 0 एंड 1 होगा, n इज इक्वल टू 3 तो l इज इक्वल टू 0 1 एंड 2 होगा, n इज इक्वल टू 4 तो l इज इक्वल टू 0 1 2 3 होगा। बस इतना ही होगा, मीन्स 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा, ये वैल्यू होगी। रिप्रेजेंट सबसेल किया, वैल्यू ये है। अब देखिए कि इन वैल्यूज पे कौन कौन से सबसेल होंगे, तो L बराबर 0 होगा तो सबसेल S होगा, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जैसे वैल्यू ऑफ L सबसेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होगा वो होगा 12 प्लस 1 और इलेक्ट्रॉन होगा 2 इंटू 12 प्लस 1। सो अगर L का वैल्यू 0 है तो S सबसेल है, ऑर्बिटल होगा एक ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन होगा 2। L का वैल्यू 1 है तो P सबसेल है, ऑर्बिटल कितने होंगे, तो 1 रख दीजिए L की जगह पे, तो 3 ऑर्बिटल होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। L की वैल्यू 2 होगी तो D हो गया सबसेल, और L की वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 ऑर्बिटल होगा, और L की वैल्यू 2 रखेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा। L की वैल्यू 3 होने पे sp_d_f, और कितने ऑर्बिटल होंगे, 7 ऑर्बिटल होंगे और 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये देता क्या है, तो ये देता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एक तो देता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये देता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ये होता है रूट अंडर L इंटू L प्लस 1 इंटू h/2π। और क्या देता है, तो ये देता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। आगे पढ़ाएंगे हम आपको कि शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है। और क्या देता है ये, तो शेप दिया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दिया, और एनर्जी देता है फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम आयन। सो इतना पॉइंट आपको L में याद रखना है। इसके अलावा M को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है, और इसके अंदर, इस ऑर्बिटल के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन होगा। वैल्यू ऑफ M क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ M होता है ऑल इंटीग्रल वैल्यूज फ्रॉम -L टू +L, मीन्स L बराबर 0 होगा तो M बराबर 0 होगा, L बराबर 1 होगा तो M बराबर -1 0 +1 होगा, L बराबर 2 होगा तो M बराबर -2 -1 0 +1 +2 होगा। और ये देता क्या है, तो ये देता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, तो ये ओरिएंटेशन देता है। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें क्या क्या डाउट आ रहा है। एक बच्चा देवराज पूछ रहा है, अब आप पूछ सकते हैं। देवराज पूछ रहा है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन क्या है सर। मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा आइटम जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। नहीं बोल सकते हैं। जो सम ऑफ एनर्जी वाला बोल रहा है वो ऐसा नहीं बोल सकते। आइसोडाइफर के लिए n-2z सेम होना चाहिए। अब a-2z, आप देखो a-2z सेम है या नहीं है। एक ही क्वेश्चन 50 बार पूछ रहा है। हाइड्रोजन एंड ट्राइटियम, हाइड्रोजन है 1H1 और ट्राइटियम है 1,3, a-2z, तो हाइड्रोजन के लिए a-2z नेगेटिव आएगा, तो नहीं है आइसोडाइफर। इतनी सिंपल सी बात है बेटा, मैंने आपको बता दिया आइसोडाइफर का क्या डिफिनेशन है।
a माइनस 2z सेम होगा। तो माइनस में आ रहा है ना, तो माइनस हैज नो मीनिंग ना, इलेक्ट संख्या कभी माइनस में हो सकती है, माइनस एक आदमी है इस कमरे में, ये मीनिंगलेस होगा ना। हाँ, आफ्टर क्वांटम नंबर आई विल डिस्कस रेस। ओरिएंटेशन का मीनिंग एक बच्चे पूछ रहे हैं। अभी तो आप ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन से रखो कि तीन अलग अलग डायरेक्शन, जैसे एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए हम ओरिएंटेशन वर्ड यूज कर रहे हैं। क्या यूज है वो आपको आगे पता लगेगा। एन का ऑर्बिटल और एल का ऑर्बिटल अभी आपको स्ट्रक्चरली सब आगे समझ में आएगा। एन का ऑर्बिटल और एल का ऑर्बिटल अलग अलग नहीं। हम क्या बोले आपको, पहले एक सेल होगा, उसके अंदर सबसेल होगा, उसके अंदर ऑर्बिटल होगा। तो ऐसा नहीं है एन का ऑर्बिटल अलग होगा और एल का ऑर्बिटल अलग होगा, नहीं। एटम का पार्ट है सबसेल और ऑर्बिटल और सेल। -2 वैल्यू है एम की, बोल तो रहे हैं वैल्यू है एम की। एम की कोई वैल्यू होगी ना, तो वो वैल्यू है। ऑर्बिटल है रीजन इन स्पेस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब एक ऐसा छोटा सा जगह है एटम के चारों तरफ, जिस पॉइंट पे जिस छोटे से वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। जैसे मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है ना, तो वैसे एंगुलर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। इलेक्ट्रॉन पूरा वेव का कॉन्सेप्ट है बेटा, एक जस्ट एक पॉइंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन पूरा वेव का कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर होता है। अभी तो बताया, इतनी बार बताया, फिर भी कुछ भी पूछ रहे हो। अब आपके क्वेश्चन फालतू आ रहे हैं, सो अब आप कुछ भी पूछेंगे मैं नहीं रिप्लाई करूंगा। जो भी मुझे लगा इंपॉर्टेंट पॉइंट से वो आपको मैं कल पढ़ा चुका हूं, जितना पढ़ा चुका हूं आज भी उतना ही पढ़ाया मैंने मैग्नेटिक में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्विक रिवीजन हो गया यहाँ तक। इस बात को जितना मैंने आज बताया, ये बात पहले आप रट लीजिए कि वैल्यूज क्या होते हैं। अब देखिए मैं एक टेबल बना रहा हूं। इस टेबल को आपको बनाना ही पड़ेगा, पूरी टेबल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो समझिएगा कि आपको यहां तक का क्वांटम नंबर समझ में आ गया। देखिए मैं क्रिएट करता हूं टेबल। वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू, एन की कोई वैल्यू होगी तो शेल होगा। शेल वैल्यू ऑफ एल, सब लिखना है, जो भी मैं लिख रहा हूं सब लिखना है। हाँ यहीं से लिखना है, यहीं से लिखना है, वो तो क्विक रिवीजन था। वैल्यू ऑफ एन शेल, वैल्यू ऑफ एल सबसेल, सो वैल्यू ऑफ एन हो गया, सेल का नाम है, वैल्यू ऑफ एल सबसेल का नाम है, वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू। तो ऑर्बिटल्स कौन सा होगा ये देखते हैं। देखिए फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं अपन, फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं, मींस n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं। तो n इज इक्वल टू 1 पे जो सेल होंगे वो k सेल होगा, k सेल होगा। n इज इक्वल टू 1 पे सेल का नाम होगा k। l का वैल्यू हमेशा n से छोटा होता है, तो n इज इक्वल टू 1 पे l का एक ही वैल्यू होगी और वो होगी 0।
तो सबसेल होगा S। जब L 0 होगा तो वैल्यू ऑफ M होता है -L2 + L। तो 0 में तो क्या माइनस और 0 में क्या प्लस, सो M की भी एक ही वैल्यू होगी, मींस M बराबर 0 और ऑर्बिटल होगा 1s। ऑर्बिटल क्या होगा 1s। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। सबसेल भी आप लिख सकते हैं कि सबसेल भी होगा 1s। n = 2 की बात करते हैं, n = 2 की बात करते हैं तो जो सेल होगा वो L सेल होगा। और जब n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और n-1 तक जाएगी, तो L की वैल्यू 0 होगी और 1 होगी। जब L की वैल्यू 0 पर s ऑर्बिटल होता है, s सबसेल होता है, तो ये 2s होगा और ये 2p होगा। L = 1 पे 1 जब L की वैल्यू होती है तो सबसेल होता है p, और L की वैल्यू जब 0 होती है तो सबसेल होता है s। तो 2s और 2p लिखा। अब जब L 0 है तो M की वैल्यू 0 होगी, और जब L 1 है तो M की वैल्यू होगी -1 0 +1। M की जितनी वैल्यू होगी उसमें उतने ही ऑर्बिटल होंगे। इसमें ऑर्बिटल कौन सा होगा, तो इसमें ऑर्बिटल होगा 2s। अब देखिए जनरली जब M की वैल्यू 0 आती है तो ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, M की 3 वैल्यू है, -1 0 एंड +1, और 2p में n की 3 वैल्यू है, तो 2p के 3 ऑर्बिटल होंगे, 2px 2py 2pz। 2px 2py 2pz, देखिए जितनी m की वैल्यू होगी उतने ऑर्बिटल होंगे। सो 2p के लिए m की 3 वैल्यू आई, -1 0 +1। किसी को भी कोई वैल्यू दे सकते हैं, एक खास कंडीशन में जनरली z को 0 देते हैं तो इसको बोलेंगे 2pz, और इसको लिखेंगे 2px तो ये होगा 2py, या इसको लिखेंगे 2py तो ये होगा 2pz। मैं यहां पे होल्ड करता हूं और एक बार आपसे पूछता हूं कि जस्ट फर्स्ट और सेकंड सेल के लिए मैंने ऑर्बिटल का नाम लिखा है, और थोड़ा आराम से आपको अगर कोई डाउट आ रहा है तो यहां तक पूछ लीजिए। पहले तो वो बताओ, कोई ऐसा बच्चा है क्या क्लास में जिसको सारी बातें समझ में आ रही है यहां तक, फर्स्ट 2 सेल तक की? रिपीट कर दें, ठीक है, ओके। बहुत सारे बच्चों ने यस लिखा है कि मुझे समझ में आया, वेरी गुड वेरी गुड। अब वो बच्चे लिखें जिन्हें डाउट आ रहा है यहां तक। एक बच्चा लिखा रिपीट कर दीजिए, ओके मैं रिपीट कर दूंगा। वो बच्चे लिखें क्या क्या डाउट आ रहा है। हैविंग डाउट्स इन ऑर्बिटल, ओके ऑर्बिटल में डाउट है, समझ गया मैं आपको कहां डाउट। px py p में pz में डाउट है। हाँ, डाउट शुरू हो रहा है m की वैल्यू से, n बराबर 2 होगा तो सेल L होगा, ये एकदम क्लियर है। ऑर्बिटल का डायग्राम शेप बोला तो शेप आपको अलग से पढ़ाऊंगा। ऑर्बिटल का नाम हम कैसे नहीं लिए, ये नाम होता है, हम कैसे लिए नहीं, मैं बताता हूँ। चूंकि 3 एक्सिस हैं, 3 ओरिएंटेशन आ रहा है तो अपन ने उसको x y z कर दिया, और कुछ नहीं। ये रटने वाली इंफॉर्मेशन है। ऑर्बिटल का नाम कैसे लिए, नहीं ये नाम ऐसे रखा गया है। फिर से देखिए, n बराबर 2 पे सेल होगा L, किसी को डाउट नहीं है। जब n2 होगा तो L की 2 वैल्यू होगी, 0 और 1। 0 पर S और सबसेल होता है, और L की 1 वैल्यू पे P सबसेल होता है। तो ये जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ये n का वैल्यू है, तो 2s एंड 2p। अब देखिए L जब 0 होगा तो m 0 होगा, और L जब 1 होगा तो m की 3 वैल्यू होगी, -1 0 +1। फिर से सुनो, m रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल, m क्या रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल। m की जितनी वैल्यू होगी उतनी ऑर्बिटल होगी। पहला पॉइंट हुआ m ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है। दूसरा पॉइंट हुआ m की जितनी वैल्यू होगी उतनी ऑर्बिटल होगी। तो
2s के लिए, 2s सबसेल के लिए m की एक वैल्यू है m बराबर 0, तो ऑर्बिटल का नाम भी है 2s ही है। लेकिन 2p के लिए m की 3 वैल्यू है, तो 3 ऑर्बिटल होंगे। अब 2p में 3 ऑर्बिटल होंगे, 2p में 3 ऑर्बिटल होंगे, तो उन तीनों के कोई नाम होंगे। तो जितनी m की वैल्यू होती है उतनी ओरिएंटेशन होती है। तीनों, ये 3 ऑर्बिटल 3 डायरेक्शन में होंगे, 3 अलग अलग ओरिएंटेशन में होंगे, तो इनका नाम है 2px, 2py और 2pz। और ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक एक्स एक्सिस में है, एक वाई एक्सिस में है, एक जेड एक्सिस में। अब है कि कौन सा वैल्यू, तो px का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, m बराबर -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। 2py की भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसको अगर 1 लिए तो इसको -1 ले लो, -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 2pz की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। अगर कोई पूछे कि क्या 2px के लिए m की वैल्यू क्या होगी, तो अपन बोलेंगे या तो 0 होगा या -1 होगा या +1 होगा। अब मैं बोल रहा हूं फिर से कि एक खास कंडीशन है। कंडीशन ये है, वो मॉलिक्यूल से रिलेटेड है कि मॉलिक्यूल अगर आप जेड एक्सिस में मानते हैं, ये एटम कहाँ होंगे, किसी मॉलिक्यूल में होंगे, तो मॉलिक्यूलर एक्सिस जेड एक्सिस है, तो 0 और 0 जो जाता है वो जेड को जाता है, p2pz को जाएगा, जेड वाला जो ऑर्बिटल होगा उससे जाएगा। मैंने तो बोला आपको नहीं लिखिए, फिर भी लिख रहे हैं आप, प्लीज ध्यान दीजिए मैं जो बोल रहा हूँ। m की 3 वैल्यू है तो 3 ऑर्बिटल होगी, 2px, 2py एंड 2pz। वो कोई भी वैल्यू, m की कोई भी वैल्यू x, y, z को जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी वैल्यू x, y, z को जा सकती है। अब मैं कह रहा हूं एक खास कंडीशन है, अगर वो कंडीशन मानेंगे, जैसे कंडीशन मैं बोल रहा हूं कि मॉलिक्यूल, एटम कहां होगा, किसी मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल जेड एक्सिस में, तो m की वैल्यू 0 देते हैं 2pz के लिए, जेड के लिए, जेड ऑर्बिटल के लिए। तो एक खास कंडीशन पर m की वैल्यू 0 देते हैं। अभी आपको उस कंडीशन को जानने की भी जरूरत नहीं, जैसे आगे जाकर के अपन r थीटा फाई वगैरह की बात करते हैं, एंगल की बात करते हैं, तो थीटा अगर जेड एक्सिस से लेंगे तो m की वैल्यू 0 जेड एक्सिस को होगा। तो ये सब बातें बोलूंगा तो आपको अभी नहीं समझ में आएगा, ज्यादा तब समझ में आएगा जब डिटेल से एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो मैं सिर्फ अभी बोल रहा हूँ एक खास कंडीशन होगा, उस कंडीशन पर अगर आप 0 देंगे 2pz को, तो -1 देना होगा या तो 2px को या 2py को। सपोज -1 दे दिया हमने 2px को, तो +1 होगा 2py को, और सपोज -1 हमने दे दिया 2py को, तो +1 होगा 2px को। फिर से बोल रहा हूं, m की 3 वैल्यू -1, 0, +1, तो 3 ऑर्बिटल होंगे, 2px, 2py, 2pz। 2px के m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है। अब मैंने एक खास कंडीशन लिया है, जिस कंडीशन पे मैंने कह दिया है कि नहीं 2pz 0 ले लो, तो अगर 2pz 0 ले लेंगे तो -1 और +1 px और py को जाएगा। तो अगर -1 2px को लेते हैं तो +1 2py को जाएगा, और अगर -1 2py को लेते हैं तो +1 2px को जाएगा। अब फिर से कोई डाउट आ रहा है सेकंड ऑर्बिटल और सॉरी सेकंड सेल तक, तो पूछ सकते हैं। फिर से यहां तक कोई डाउट है? वेरी गुड। n बराबर 3 पे आप आगे देखिए, n इज इक्वल टू 3, शेल है m। जब n 3 होगा तो l की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो l 0 होगा, l 1 होगा और l 2 होगा, 0 1 2, n -1 तक होता है। सबसेल क्या होगा, तो 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। s के लिए m की वैल्यू क्या होगी, तो m 0 होगा। l बराबर 1 के लिए m की वैल्यू क्या होगी, तो m होगा -1, 0, +1। ऑर्बिटल क्या होगा, तो यहां ऑर्बिटल होगा 3s,
और यहाँ m की 3 वैल्यू है तो 3 ऑर्बिटल होंगे 3pz। इसे आप ले लो 3px, तो इसे लेना होगा 3py, या इससे ले लो 3py, तो इसे लेना होगा, इसे लेना होगा 3px। यहां तक मैंने n बराबर 3 में यहां तक मैंने 2 जैसा ही किया है, कुछ भी नया नहीं किया है। जब L की वैल्यू 2 होगी तो सबसेल होगा 3D। जब L की वैल्यू 2 होगी तो सबसेल होगा 3D। अब जब 3D होगी, L की वैल्यू 2 है तो M की 5 वैल्यू होगी, M होगा -2, -1, 0, बराबर नहीं लिख रहा हूं, +1, +2। M की टोटल 5 वैल्यू होगी, -L टू +L, ऑल इंटीग्रल वैल्यू। तो -2 से +2 में कितने इंटीजर आएंगे? -2, -1, 0, +1, +2। अब देखिए D, 3D में टोटल 5, M की 5 वैल्यू आई है। M की कितनी वैल्यू आई है? 5 वैल्यू आई है। तो 3D है, उसकी M की 5 वैल्यू आई है तो 5 ऑर्बिटल होंगे। जितनी M की वैल्यू होगी उतना ही ऑर्बिटल होंगे। ये ऑर्बिटल है 3D XY, 3D YZ, 3D ZX, 3D X² Y² और 3D Z²। XY ये सब आप बोल सकते हो ओरिएंटेशन है, एक खास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओरिएंटेशन है। अब शायद आपको थोड़ा सा ओरिएंटेशन क्लियर हो रहा होगा कि XYZ ये ओरिएंटेड है, एक्स ये जो ऑर्बिटल है एक्स PX है, तो एक्स ऑर्बिटल में ओरिएंटेड है, एक्स डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। अब देखो कोई भी वैल्यू हो सकती है 3D XY की। m बराबर -2 हो सकता है, या -1 हो सकता है, या 0 हो सकता है, या +1 हो सकता है और +2 हो सकता है। लेकिन मैं क्या करूं, नहीं आप फिक्स कर लो जिसमें सिर्फ z है। आप देखो इसमें सिर्फ z है, सिर्फ z² है, उसे 0 दे दो। तो जब हम इसे देंगे 3DZ², तो 2 और हैं जिसमें z है, एक ये है और एक ये है, बट 0 तो हमने फिक्स कर दिया Z² के लिए। जब हम 0 Z² के लिए फिक्स कर दिए तो 2 और z वाले हैं 3D YZ और 3D ZX, उसको 0 से पास का जो नंबर है, तो 0 से पास का नंबर है -1 +1, तो इसे हम देंगे 3D YZ, तो इसे देना होगा 3D ZX। लेकिन हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, नहीं इसे दें हम 3D ZX, तो इसे देना होगा 3D YZ। अब कौन सा बच गया? XY बच गया और X² Y² बच गया। अगर m बराबर -2 को देते हैं 3D XY, तो इसे देना होगा 3D X² Y²। और अगर इसको देते हैं नहीं कि हम 3D X² Y² ये है, तो ये होगा 3D XY। एक बार देखिए, अरे नाम है भाई x² y², क्या है नाम है ऑर्बिटल का? x² y² नहीं है, dx² y² है, dx² y² है। ऑर्बिटल का नाम है dx² y², जैसे नाम होता है ना विमल कुमार, वैसे ही dx² y² एक काइंड ऑफ ऑर्बिटल है। आप इसी में लटके रह जाओगे नाम में ही कि ये क्या है। मैंने बोला D के 5 ऑर्बिटल, तो कौन कौन भाई? तो उनके नाम है dxy, dyz, dzx, dx² y², dz²। तो फिर पूछ रहे हैं आप dx² y², 0 की फिक्स होती है? नहीं फिक्स नहीं, हमने फिक्स किया है। मैं तो साइड में बता ही रहा हूं कि px की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3D XY की कोई भी वैल्यू हो सकती है।
अगर हमने जेड स्क्वायर को 0 फिक्स कर दिया तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं 3dxy को 3dyx नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। नाम है ना, विमल कुमार को कुमार विमल बोलेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना। हाँ जी, सब कुछ याद करना है जो भी लिखा है। देखो पढ़ने का मतलब क्या होता है, आप बोलते हैं याद करने, जो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है उसमें ब्रिलियंट वाली बात जानते हैं क्या होती है, उसकी मेमोरी पावर बहुत शार्प होती है, वो उसे कुछ भी पढ़ता है एक ही बार पढ़ता है, सब कुछ याद रहता है। और आप इसी में अभी तक अटके हुए हैं कि सब जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं वो सब आपके दिमाग में होना चाहिए, सेट होना चाहिए। तो अभी मैं आपको बेसिक, आगे पीरियोडिक टेबल के लिए ये सब रिक्वायर्ड है, तो ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, ये सेट रहेगा दिमाग में तो चीजें आपको आगे समझ में आएगा। मुझे बताओ ना n बराबर 3 तक, यहाँ तक चीजें समझ में आई? घर पे आप बिना इस टेबल को देखे हुए आप एक बार टेबल को देखेंगे, बनाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। स्पिन क्वांटम नंबर, it represents a spinning of an electron about its own axis. एक इलेक्ट्रॉन का दो तरह का मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन का दो तरह का मोशन होता है। गोल्ड स्कीमेटेड, proposed by गोल्ड स्कीमेटेड, it represents the spinning of an electron about its own axis. एक इलेक्ट्रॉन का दो तरह का मोशन होता है, एक अराउंड द न्यूक्लियस और दूसरा अबाउट इट्स एक्सिस। An electron has two types of motion. First, motion around the nucleus. Second, motion about its own axis. मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, दो तरह का। जो मैं बोल रहा हूं वो समझो ना, क्यों पीछे पड़े हुए प्रपोज बाई के। मैं मना करता हूं आप नहीं लिखिए तब भी लिख देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का दो तरह का मोशन होता है, एक होता है अराउंड द न्यूक्लियस और दूसरा होता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। This motion is represented by a spin. This is represented by a spin quantum number. अब देखिए मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो जब अपने एक्सिस के अबाउट मूव करेगा तो ये मोशन हो सकता है या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसी को बोलते हैं स्पिनिंग। तो मोशन अबाउट इट्स एक्सिस कैन बी आइदर clockwise और एंटी क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज को ही बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। तो मैं ये कह रहा हूं कि मोशन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस कैन बी आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जो अपने एक्सिस के अबाउट मोशन होता है वो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो देखिए प्रपोज किया गोल्ड स्कीमेटेड ने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था कि आप बार बार हमें लिख करके भेजें किसने प्रपोज किया।
इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पिनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और स्पिनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को समझाने के लिए लिखा कि इलेक्ट्रॉन का दो तरह का मोशन होता है, एक होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमना, एक होता है एक्सिस के अबाउट स्पिन करना। फिर मैंने लिखा कि जो स्पिन मोशन होगा वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब मैं कहता हूं कि एस की वैल्यू क्या होगी, चूंकि दो ही तरह का स्पिन हो सकता है तो एक स्पिन होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, कोई पूछे क्लॉकवाइज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो हाफ है, तो वैल्यू ऑफ एस होती है हाफ या माइनस हाफ। सो वैल्यू ऑफ एस होती है हाफ और माइनस हाफ। अगर आपने फॉर क्लॉकवाइज स्पिन if s बराबर हाफ, then for anti-clockwise a spin s बराबर होगा माइनस हाफ। For clockwise spin if s is equal to minus half, then for anti-clockwise spin s is equal to प्लस हाफ। मतलब फिक्स नहीं है, अगर आप क्लॉकवाइज के लिए हाफ लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ लेना होगा, और अगर आप क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ होगा। रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय हाफ वर्टिकल एरो। मतलब जैसे देखिए ये अगर क्लॉकवाइज स्पिन है ये, तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को ऐसे देंगे, ऐसे बोलेंगे, हाफ एरो से डिनोट करते हैं या ऐसे डिनोट करते हैं। पूरा एरो बनाए, ऊपर डिनोट किया मान लो क्लॉकवाइज, तो नीचे डिनोट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज है तो ये डिनोट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, या ये क्लॉकवाइज है तो ये डिनोट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इससे आप ये मत दिमाग में बिठा लेना कि एरो ऊपर होगा तो क्लॉकवाइज, आप एरो नीचे वाले को भी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, और जब नीचे वाले को क्लॉकवाइज लेंगे तो एरो ऊपर वाला होगा एंटी क्लॉकवाइज, और जब ऊपर वाले को क्लॉकवाइज लेंगे तो एरो नीचे वाला होगा एंटी क्लॉकवाइज। एक और पॉइंट है कि हमने आपको बताया था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई। स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा ये होगा रूट अंडर एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो ये एक फॉर्मूला है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, इसे याद रखना है कि ये होता है रूट अंडर एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई। अब आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैंने स्पिन में बता दिया, एक बार फिर से क्विकली बताता हूं। याद क्या रखना है, रिप्रेजेंट्स अ स्पिनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, वैल्यू हाफ या माइनस हाफ। अगर क्लॉकवाइज के लिए हाफ लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस होगा। और देता क्या है, तो एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू देता है जो कि होता है रूट अंडर एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई। अब मुझे बताओ क्या डाउट है आपका? इसका फर्स्ट 3 नंबर से रिलेशन नहीं है, ये स्पिन सिर्फ डिनोट कर रहा है, फर्स्ट 3 नंबर से रिलेशन नहीं है। एंगस्ट्रम कहां मैंने कहीं लिखा, कहीं लिखा क्या? वैल्यू सिर्फ हाफ और माइनस हाफ होता है, एस की वैल्यू हाफ और माइनस हाफ होती है।
अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो हाफ लेते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो माइनस हाफ लेंगे। अगर क्लॉकवाइज घूमेगा और माइनस हाफ लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्लस हाफ लेंगे। यार मैं फार्मूला में h/2 लिखा हूं तो तुम क्यों बोल रहे हो कि नहीं होता है? अरविंद समराव पाटिल, कुछ भी मत लिखते रहो। एक बच्चा लिख रहा है सर व्हाट इज एस? एस स्पिन क्वांटम नंबर है भाई, फिर क्यों लिख रहे हो व्हाट इज एस? नहीं नहीं, एन सेल एल सेल आगे भी टेबल है, बट यहां तक की अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए कम से कम। चलिए, पढ़ाई का कोई एंड नहीं है, वहां तक की टेबल नहीं भी बताते तो मेरा काम हो जाता, बट टेबल बताने से एक बार रिवाइज हो जाता है कि यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर है या नहीं है। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए कोई फार्मूला ना तो आपको पढ़ना है ना डिस्कस करना है। जो भी बातें होती है फार्मूला वो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम आयन के लिए होगा। हमें मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, आगे पढ़ाऊंगा। अब देखिए एक प्रिंसिपल है, वो है पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब आप कुछ भी लिखेगा हम नहीं रिप्लाई करेंगे, हम जब पूछेंगे कि कोई डाउट है तभी आप लिख सकते हैं। पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या है ये देखिए। नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have the same set of all the 4 quantum numbers. क्या मतलब है इसका? कह रहा है कि एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। तो आप मुझे बताओ मैक्सिमम कितना सेम हो सकता है? चारों क्वांटम नंबर, ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, मैक्सिमम 3 सेम हो सकता है। ये रूल है, इस एक सिंगल लाइन का रूल है कि किसी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। ये रूल है कि किसी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। ये ऑब्वियस भी है। क्वांटम नंबर क्या है? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। तो 2 इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली एड्रेस सेम नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर पे है, तो अगर हम एग्जैक्टली एड्रेस सेम कर देंगे तो एक ही एड्रेस पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही पोजीशन पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। मैक्सिमम कितना सेम हो सकता है? तो 3 सेम हो सकता है। अब देखिए कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन है, एन ऑर्बिटल कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ an orbital can have a maximum of 2 electrons। पहला तो ये कह रहा है कि ये जो लाइन पॉलिज ने बोला इसका पहला मीनिंग तो ये है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल तक आ गए तो एक ऑर्बिटल तक आ गए तो एन, एल और एम की वैल्यू सेम होगी, और एस की 2 ही वैल्यू ही पॉसिबल है। एस की मैक्सिमम 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, हाफ एंड माइनस हाफ। सो एस अलग रखना है क्योंकि 3 पहले ही सेम ले चुके हैं। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक और कंक्लूजन है, if an orbital has 2 electrons then they must have opposite spin। if an orbital has 2 electrons then
they must have opposite spin. एक ऑर्बिटल का नाम ले लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे एक ऑर्बिटल ले लिया 3dz², एक ऑर्बिटल लिया, ये ऑर्बिटल है, तो ये ऑर्बिटल है। आप मुझे बताओ इस ऑर्बिटल का n कितना होगा, l कितना होगा और m कितना होगा। m की वैल्यू जैसे मैंने 0 फिक्स किया उसके हिसाब से बोलना। तो अब आप लिख के बताओ कि अगर ऑर्बिटल 3dz² है तो इस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू क्या होगी, लिख के बोलिए। 3 होगी, लिख दिया आपने, वेरी गुड। l की वैल्यू क्या होगी बेटा, अब सिर्फ l की वैल्यू लिखिए, l बराबर 2 होगी, वेरी गुड। और हम जो नोटेशन बताएं उस नोटेशन में m की वैल्यू क्या होगी, m बराबर 0 होगी, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में जिनको समझ में आ रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आलतू फालतू लिख के अपना टाइम और हम लोगों का भी टाइम खराब कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सो n और l और m तीनों वैल्यू तो सेम हो गई। अब मान लो कि ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रख दिए तो तीनों वैल्यू सेम हो गई, और इसकी s की वैल्यू मान लो हाफ है, s की वैल्यू क्या है, हाफ। अब हम इसमें एक दूसरा इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, मान लो एक दूसरा इलेक्ट्रॉन रख दिए, अभी मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, ऐसे डॉट 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 बना रहा हूं, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन रख दिए। इस दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी n की वैल्यू 3 होगी, l की वैल्यू 0 होगी, m की वैल्यू 0 होगी, बट s की वैल्यू हाफ नहीं ले सकते, क्योंकि हाफ लेंगे तो चारों क्वांटम नंबर सेम होगा, तो s की वैल्यू माइनस हाफ लेनी होगी, और जब माइनस हाफ लेंगे तो इसका स्पिन उलट जाएगा। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर पहला वाला एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा वाला क्लॉकवाइज होगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि इफ एन ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, देन दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, उन इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होगा, उन इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होगा, मींस एक का वैल्यू अगर हाफ होगा तो दूसरे का वैल्यू माइनस हाफ होगा। हम सोचते हैं एक मोमेंट के लिए कि क्या हम इसमें तीसरा रख सकते हैं क्या, ये रेड वाला मान लो तीसरा है, तीसरा रखेंगे तो n 3 होगा, l 2 होगा, m 0 होगा। अब s तो हमें हाफ और माइनस हाफ में कोई एक लेना होगा, अगर हाफ लेंगे तो ये पहला के बराबर हो जाएगा चारों क्वांटम नंबर, अगर माइनस हाफ लेंगे तो दूसरे के बराबर हो जाएगा चारों क्वांटम नंबर। इसका मतलब है तीसरा नहीं ले सकते, इसका मतलब है थर्ड नहीं ले सकते हैं। सो ये पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, और ये आईटी में पूछा हुआ है कि एन ऑर्बिटल, क्वेश्चन ऐसे आया है आईटी में कि an orbital can have a maximum of 2 electrons. This is conclusion of, पहला ऑप्शन है पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दूसरा ऑप्शन है हुम्स रूल, तीसरा ऑप्शन है ऑफबर्ग प्रिंसिपल, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा, पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो इस दोनों ही कंक्लूजन को आप याद रखेंगे। पहला तो ये याद रखेंगे यहां से कंक्लूड किया, इस रूल से कंक्लूड किया। बाकी रूल कैसे आया अपन इसे नहीं पढ़ा रहे, रूल कैसे आया, ये साइंटिस्ट ने कैसे प्रेडिक्ट किया रूल को, ये नहीं पढ़ा रहे। तो साइंटिस्ट ने, ये रूल है बेटा, ये रूल है, तो साइंटिस्ट ने रूल बनाया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर। चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो मैं पहला ही एक्सप्लेन कर रहा था कि मान लो ऑर्बिटल है 3dz², तो 3dz² करने से n, l और m सेम हो गए, दो इलेक्ट्रॉन के। s की चूंकि मैक्सिमम, देखो चारों सेम होना नहीं है, n, l, m सेम हो गया, तो अब s को क्या, s का क्या होना होगा, s को अलग होना ही होगा, और s की 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, इसलिए ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। अगर s की 3 वैल्यू होती, मान लो हाफ, 0 और माइनस हाफ होती, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं आपको बताता कि s, हाँ वेरी गुड,
शाश्वत दीक्षित ने तुरंत बता दिया 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेरी गुड। मेरा क्वेश्चन था बेटा कि अगर मैं इसकी 3 वैल्यू दे दूं, हाफ, 0 एंड माइनस हाफ, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आंसर 3 होगा। तो चूंकि इसकी 2 वैल्यू है, इसीलिए एन ऑर्बिटल कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑर्बिटल अगर एक ही ऑर्बिटल लेंगे तो एन, एल और एम की वैल्यू सेम होगी। जैसे यहाँ मैंने 3d(z²) लिया, तो इसकी एन और एल और एम की वैल्यू सेम होगी। फिर से अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हैं। बहुत लोगों को बातें समझ में आ रही है। हर्ष क्यों लटके हुए यार प्रीवियस पेज में? भेजूंगा तो मैं आपको यहाँ से हैंडआउट भेजूंगा ना बेटा, तो अगर कुछ छोटा मोटा मिस हो जाता है तो ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, नोड्स। ये पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में। आगे चूंकि अपन एटॉमिक पढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट फिर भी मैं बता रहा हूं कि नोड क्या है। नोड है प्लेन, पॉइंट या सरफेस। एक एटम में, आलोक कुमार आप जो बोल रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, हाँ सही बोल रहे हैं। एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम 3 ही सेम हो सकता है, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं चारों सेम नहीं होगा। ये तो पूछे ही थे हम आपसे मैक्सिमम कितना सेम होगा। 3D सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे बताया, तो कब का बता दिया? जयेश नंदलाल पाटिल, कब का बता दिया? आज भी रिपीट किया हूँ। 3D सबसेल देखो, फर्स्ट पेज पे ही रिपीट किया हूँ। क्या से क्या पूछता रहता है। फर्स्ट पेज पे देखो ना, यहाँ लिखा हुआ है 10 इलेक्ट्रॉन। आज रिपीट करके बताया हूँ, फिर भी पूछ रहा है सर 3D सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये डी है ना, जब भी डी आ गया 10 इलेक्ट्रॉन हो। पांच ऑर्बिटल है 3D में। यहां पे आइए, नोड क्या है? प्लेन हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, सरफेस हो सकता है, एट विच probability density of electron जीरो होगा। ये नोड क्या है कि प्लेन, पॉइंट और सरफेस है एट विच प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो। एक टर्म आ रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मैंने कहा नोड वो पॉइंट है जहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो है। तो कहेंगे सर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है? उसे लिखते हैं साई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, वेयर साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। आपको टेंशन हो सकती है साई देख के। पहले तो सिंबल है साई और उसका स्क्वायर किया हुआ है और उसका नाम है साई को बोलते हैं वेव फंक्शन। साई को बोलते हैं वेव फंक्शन, बट हम बात कर रहे हैं साई स्क्वायर की, और साई स्क्वायर को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो हम साई की बात नहीं कर रहे हैं, साई स्क्वायर की बात कर रहे हैं, और साई स्क्वायर को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। स्क्रोडिंजर बाद में पढ़ाऊंगा, बट मैं यहाँ पे आ रहा है टर्म नोड पढ़ाने के लिए। मींस नोड एक ऐसा प्लेन है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। ऐसा सरफेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। अब आप कहेंगे नहीं सर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी समझा समझा दो। तो मैं एक छोटे से, जैसे मास डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है ना, मास डेंसिटी, उसी तरह से मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी समझाता हूं। देखो मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी।
probability density. If in a small volume V, probability of finding the electron is P, then probability density होगा P by V. शायद यहां से आपको फिजिकल मीनिंग समझ में आए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. जैसे डेंसिटी क्या होता है, एक छोटा वॉल्यूम ले लीजिए और उस छोटे वॉल्यूम में मास निकाल लीजिए और मास बाई वॉल्यूम आपको क्या दे देगा, डेंसिटी दे देगा. तो जैसे मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी होता है, उसी तरह से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैं डिफाइन कर रहा हूं कि एक छोटे से वॉल्यूम में, एटम के अंदर एक छोटे से वॉल्यूम में या ऑर्बिटल के अंदर एक छोटे से वॉल्यूम में अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी P है, तो P प्रोबेबिलिटी आप समझते होंगे, मैथ में पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी, चांस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की चांस मान लो 80% है, तो P डिवाइडेड बाई वॉल्यूम आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देगा. और नोड ऐसा पॉइंट है जहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होती है. अब शायद आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है. अब देखो, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ये होता है n-1, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. टोटल नंबर ऑफ नोड्स होता है n-1. नोड दो तरह के होते हैं, एक होता है रेडियल नोड और दूसरा होता है एंगुलर नोड. नोड दो तरह के होते हैं, एक होता है रेडियल नोड और दूसरा होता है एंगुलर नोड. नंबर ऑफ रेडियल नोड होगा n-l-1 और नंबर ऑफ एंगुलर नोड होगा l. Therefore टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो जाएगा n-l-1 प्लस l बराबर n-1. मैंने समझाया कि नोड वैसा प्लेन पॉइंट या सरफेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होती है. दो तरह का नोड होता है, रेडियल नोड, एंगुलर नोड. रेडियल नोड कितने होंगे किसी ऑर्बिटल में, कैसे निकलेंगे, तो n-l-1 से निकलेगा. कितने एंगुलर नोड होते हैं, तो l के बराबर होंगे. उस ऑर्बिटल का l निकाल लीजिए, l के बराबर एंगुलर नोड होंगे. और टोटल नोड दोनों को जोड़ दीजिए, रेडियल नोड और एंगुलर नोड की संख्या जोड़ दीजिए तो टोटल नोड आ जाएगा. एक क्वेश्चन कर लीजिए. क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ रेडियल नोड, नंबर ऑफ एंगुलर नोड and total number of node in 3D x square y square orbital. तो देखिए जरा सा ऑर्बिटल क्या है. हमारा ऑर्बिटल है 3D x स्क्वायर y स्क्वायर. इसके लिए n की वैल्यू है 3.
इसके लिए n की वैल्यू है 3 और l, m की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला में n और l ही है। n की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू है 2, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड हो जाएगा n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 2 माइनस 1 0। नंबर ऑफ एंगुलर नोड होगा l बराबर 2 और टोटल नंबर ऑफ नोड होगा 0 प्लस 2 बराबर 2। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही निकाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने अभी आपको नोड बताया था। सो रेडियल नोड 0, एंगुलर नोड 2 और टोटल नोड 2। एक और पॉइंट है, एंगुलर नोड को ही बोलते हैं नोडल प्लेन, नोडल प्लेन और नोडल सरफेस। जो एंगुलर नोड होता है उसे ही बोलते हैं नोडल प्लेन या नोडल सरफेस। सो नोड की बात हो गई। अब देखिए शेप ऑफ ऑर्बिटल, अपन पढ़ रहे हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। फर्स्ट देखते हैं एस ऑर्बिटल। नहीं भाई, और मेहुल यादव तुम पागल हो क्या? अगर रेडियल नोड अगर ऑलवेज 0 होता तो मैं लिख देता ऑलवेज 0 होगा। मैंने क्या लिखा रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1, तो निकालो ना l माइनस n माइनस एल माइनस 1 से। मान लो 5s के लिए आपसे पूछ रहा है रेडियल नोड कितना होगा, तो n बराबर 5 है, s के लिए l 0 होगा, तो रेडियल नोड होगा 5 माइनस n माइनस एल माइनस 1, 4 रेडियल नोड होगा। एक तो एक बार पूछना चाहिए, 5 लाइन वही कॉपी कर देते हो बेवकूफ कहीं के। आप एक बार पूछना चाहिए, आपके 15 मैसेज रहते हैं सामने में। क्लास कैसे अटेंड करते हैं अभी तक आप सीख ही नहीं पाए हो। मेरी 4 क्लास ऑलमोस्ट आपने बर्बाद करके रख दिया। नो, कुछ भी अपने से कंक्लूज मत करो। समीधा एंगुलर नोड नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगुलर नोड प्लस नंबर ऑफ रेडियल नोड। ये तो मैंने कर दिया कि दोनों को जोड़ देंगे। फिर आप अपने से क्यों कंक्लूड कर रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ नोड जो होगा वो नंबर ऑफ एंगुलर नोड के बराबर होगा? ये जस्ट, हाँ, इनका क्वेश्चन जायज है नवीन का। ये जस्ट आपको बता रहा है कि ऑर्बिटल के अंदर भी कुछ ऐसे सरफेस या स्पेस हो सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। नोड ये बता रहा है कि ऑर्बिटल के अंदर भी एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। ऐसे कंक्लूजन खुद से करते हो जो सामने ही दिखता है गलत है, अब 5 बार लिख दोगे। n बराबर 3 कैसे आया? सचिन कुमार जी, ये ऑर्बिटल क्या लिखा हुआ है बेटा? 3d²। तो पहला जो होता है वो n का वैल्यू होता है। फर्स्ट जो होता है वो n का वैल्यू होता है। सचिन बेटा देखो, फर्स्ट जो होता है वो n का वैल्यू होता है, और d लिखा तो SPD होता है, और l 0 से शुरू होता है, तो 0 1 2, तो d के लिए l 2 हो गया। हाँ, ऐसे 2 प्लेसेस हैं 3dx² में जहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है। s का 2 ही वैल्यू होता है, हाफ और माइनस हाफ। l बराबर -2, l निगेटिव नहीं होता विक्की, 0 से n-1 तक होता है, तो l -2 कैसे आएगा? विक्की l कभी निगेटिव नहीं होता बेटा, कुछ भी लिखते हो। आज तक मैंने 4 लेक्चर में कभी भी l निगेटिव नहीं लिखा, आप l बराबर -2 लिख रहे हो। थोड़ा पढ़ लिया करो यार। शेप ऑफ ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल।
ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं एस ऑर्बिटल, इनका एंगुलर डिपेंडेंस नहीं होता है, इसीलिए इनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 आता था, क्योंकि ये एंगल पे डिपेंड ही नहीं करते। तो एस ऑर्बिटल है, स्फेरिकल है, एस ऑर्बिटल शेप हो गया स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू हमेशा क्या होगी? तो एस ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू हमेशा 0 होगी, l की वैल्यू हमेशा 0 होगी s के लिए। चूंकि l की वैल्यू हमेशा 0 होगी, इसीलिए m की वैल्यू हमेशा 0 होगी। सो नॉन डायरेक्शनल होंगे ये एस ऑर्बिटल और स्फेरिकल होंगे। किसी एक पर्टिकुलर नॉन डायरेक्शनल मींस किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। देवराज पूछ रहा है सर m0 कैसे होगा? l का वैल्यू s के लिए देखो ना यार, अभी तक l वैल्यू में ही s p d f बताया ना। l बराबर 0 पे s, l बराबर 1 पे p, l बराबर 2 पे t d, l बराबर 3 पे f। जब l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू 0 ही पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल नहीं है। 1 पे m का वैल्यू -1 0 +1 पॉसिबल है, तो s के लिए तो हमेशा m0 होगा। क्यों नहीं समझ में आ रहा है देवराज की s के लिए m0 होगा? आप टेबल नहीं कंस्ट्रक्ट कर पा रहे ना, आप पहले पढ़ के नहीं आए, इसलिए थोड़ा लेक्चर हमारा पढ़ के आया कीजिए, वैल्यूज वगैरह रट के आया कीजिए, सेट करके आया कीजिए दिमाग में। पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 1 होती है और एम की वैल्यू होती है -1 0 +1। चूंकि m की 3 वैल्यू होती है, पी ऑर्बिटल के लिए m की 3 वैल्यू होती है, तो जो शेप आता है पी ऑर्बिटल का, शेप आता है डंबल। डंबल शेप आता है और ये तीनों ऑर्बिटल 3 अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो जो एक्स एक्सिस में ऐसे ओरिएंटेड होगा, ये px ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है? px ऑर्बिटल है। px ऑर्बिटल में आप बताओ कितने नोडल प्लेन होंगे? px ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होंगे? px ऑर्बिटल में एंगुलर नोड कितने होंगे? एंगुलर नोड को ही नोडल प्लेन बोलते हैं। px ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होंगे? एक। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 क्यों बोल रहे हैं अंकित कुमार जी? p एंगुलर नोड हमेशा l के बराबर होता है, p के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 1, तो 1 एंगुलर नोड होंगे। सो नोडल प्लेन, एंगुलर नोड को ही बोलते हैं नोडल प्लेन। तो ये ऑर्बिटल कौन सा है? px। तो अगर ये ऑर्बिटल px है डंबल शेप का, तो जो नोडल प्लेन इसमें होगा वो होगा बाइजेड। नोडल प्लेन बाइजेड प्लेन होगा। बाइजेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। अब p ऑर्बिटल में एक तरफ अगर आप साइन पॉजिटिव देते हैं तो दूसरी तरफ निगेटिव देना होगा। साइन अभी नहीं समझ में आएगा, साई का साइन है, साइन का पॉजिटिव नेगेटिव साइन होता है कुछ ना कुछ। क्योंकि साई वेव फंक्शन नहीं पढ़ाए हैं तो ये बातें अभी आपको नहीं समझ में आएगा। तो अभी तो आप देख लो कि हाँ ऐसा लिखते हैं, नहीं भी लिखे हम साइन तो कोई बात नहीं, बट चूंकि कभी ना कभी जरूरत आपको पड़ेगी इस साइन की, तो आप ऐसे समझो कि सामने सामने अपोजिट साइन लिखते हैं, ये केवल याद रखो। जरूरी नहीं है राइट साइड में प्लस लिखें तो लेफ्ट साइड में माइनस, आप लेफ्ट साइड में प्लस लिख सकते हो, राइट साइड में माइनस लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है किधर भी, बस अपोजिट साइन होते हैं आमने सामने। हम पी वाई ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जो पी वाई ऑर्बिटल होगा वो वाई ऑर्बिटल में होगा, वाई एक्सिस में होगा, सॉरी।
और ऑर्बिटल है पी वाई, और एक्स वाई जेड में बाई घटा दें, एक्स वाई जेड में बाई हटा दें तो एक्स जेड आएगा, नोडल प्लेन होगा एक्स जेड। वेरी गुड। बाई जेड नोडल प्लेन है, एंगुलर नोड है, एंगुलर नोड है, एंगुलर नोड नाम है उसका, एंगुलर नोड का। बच्चा पूछ रहा है बाई जेड क्या है, लिखा हुआ है यहाँ नोडल प्लेन। नोडल प्लेन किसको बोलते हैं तो अभी पढ़ाया मैंने कि एंगुलर नोड होते हैं, एंगुलर नोड को ही नोडल प्लेन बोलते हैं। ऑर्बिटल कौन सा है तो पीजेड है, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो ऑर्बिटल जेड एक्सिस में ले लीजिए, और ऑर्बिटल हो गया पीजेड, और एक्स वाई जेड में जेड घटा दीजिए तो नोडल प्लेन होगा एक्स वाई, नोडल प्लेन होगा एक्स वाई। साइन आप एक तरफ पॉजिटिव दें तो दूसरी तरफ निगेटिव दें, यहाँ पे इस तरफ पॉजिटिव देंगे तो इस तरफ निगेटिव देंगे। और देखिए जो शेप है डंबल की तरह, दो डंबल हैं, मतलब एक साइड दो डंबल नहीं है, दो तरफ निकला हुआ है, तो इसको बोलते हैं लोब, आधे को बोलते हैं लोब, LOBE, लोब। कर सकते हैं ये पॉजिटिव लोब है तो दूसरा नेगेटिव लोब है, ये बोल सकते हो। हमने एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल का शेप बताया है, इसमें नोडल प्लेन या एंगुलर नोड एक एक होगा ये भी पता है आपको, तो उन नोडल प्लेन कौन सा होगा वो लिखा है। कुछ डाउट अगर आपको आ रहा है तो पूछ सकते हैं, बाकी डाउट पे ज्यादा ज्यादा अगर आप हमारे लेक्चर नोट और हम जो बोल रहे हैं, हाँ विजुअलाइज करना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली जैसे आप इसी पेज में आप विजुअलाइज कर सकते हो। जैसे आप देखो मैं फोटोज है दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, तो अगर ये पेन मेरा एक्स एक्सिस है तो ये जो मेरा हाथ है, ये पाम जो है ये बाइजेड एक्सिस में जाएगा। तो बाइजेड अगर एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन होगा ये पेन, तो ये जिस पे हाथ लगा हुआ है ये बाइजेड में होगा और बाइजेड नोडल प्लेन होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव जस्ट अभी मैं सिंबल दे रहा हूं, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। साई आइदर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, साई चूंकि पढ़ाया नहीं है। आप स्क्रोडिंजर मॉडल, जैसे अभी तक आपने मैक्सिमम सुना होगा बोर मॉडल, उससे आगे एक मॉडल है उसका नाम है स्क्रोडिंजर मॉडल, उसमें एक वेव फंक्शन डिफाइन करते हैं और उस वेव फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर होगा। बट चूंकि मैंने यहाँ फिगर बनाया है तो अभी मानो ना कि एक को अगर पॉजिटिव लिखते हैं तो उसके अपोजिट साइड को पी ऑर्बिटल नेगेटिव लिखते हैं। These three axes are perpendicular to each other, not parallel. यार नवीन कुमार, these axes are perpendicular to each other. नहीं स्पिन नहीं है, मैं तो कितनी बार बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव निगेटिव जस्ट सिंबॉलिक, अभी दिमाग में रखिए, फिर भी पूछे जा रहे हैं। यहाँ फिगर तो मैंने एक प्लेन में बनाया, लेकिन तीनों अलग हैं भाई, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये एक्स एक्सिस में है, एक बाई एक्सिस में है और एक जेड एक्सिस में आएगा, तो थोड़ा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, ये फोन है, ये एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स एक्सिस में आएगा, तो बाई जेड प्लेन कैसा होगा, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये पेन एक्स वाई प्लेन है, ये फोन, तो बाई जेड कैसा होगा, तो बाई जेड प्लेन ऐसा होगा, बाई जेड प्लेन ऐसा होगा। तो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। हाँ नोडल प्लेन ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इजी है कि हम तीन एक्सिस बताए, एक्स वाई जेड, तीन एक्सिस बताए, तीन ऑर्बिटल बोल रहे हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और नोडल प्लेन के बारे में मैंने बोला ही कि एल की वैल्यू होती है, तो इन तीनों में एक एक नोडल प्लेन होंगे। अब नोडल प्लेन का नाम क्या होगा, तो तीन ही तो एक्सिस होते हैं बेटा, एक्स वाई जेड, और ऑर्बिटल है पी एक्स, तो नोडल प्लेन होगा बाई जेड,
एक्स वाई जेड में एक्स हटा दो, ऑर्बिटल है पी वाई तो नोडल प्लेन होगा एक्स जेड, ऑर्बिटल है पी जेड तो नोडल प्लेन होगा एक्स वाई। मीन्स आपको जो ऑर्बिटल का जो नाम है उसमें जो डायरेक्शन है, जो एक्सिस है, उसे एक्स वाई जेड से हटा दीजिए तो निकल जाए। इतना तो आसान है। तीन ही एक्सिस है एक्स वाई जेड, तीन ही ऑर्बिटल है पी एक्स पी वाई पी जेड, तीन एक्सिस हैं, तीन ऑर्बिटल हैं पी एक्स पी वाई पी जेड। तो और p के लिए l का वैल्यू 1 होता है तो एक ही एंगुलर नोड होगा सभी में, या एक ही नोडल प्लेन होगा सभी में। एंगुलर नोड को ही नोडल प्लेन बोलते हैं। तो उसका नाम ऐसे करेंगे कि एक्स वाई जेड में अगर पी एक्स ऑर्बिटल है तो x हटा देंगे तो बनेगा बाई जेड। साइड समझ में आ गया होगा। सारे फिगर 3D ही हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं 3D बना हुआ फिगर मैं अगली क्लास में आपको लाके दिखा दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डम्बल शेप में नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे है वो अपन पूरा आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पूरा एक वेव की तरह है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पूरा एक वेव की तरह है ना। बट ये बता रहा है कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाएगा। ये जो रीजन है ना, इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का जो प्रोबेबिलिटी होगा इस रीजन में 80 to 90% होगा। इस रीजन में ये बता रहा है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 80 to 90% होगी। यहाँ तो P की बात कर रहा है। P में तो एक ही नोडल प्लेन होगा, दो कैसे होगा? नोडल प्लेन एंगुलर नोड को बोलते हैं, एंगुलर नोड L के बराबर होता है। आलोक कुमार दो कैसे होंगे मुझे बताओ ना। N का वैल्यू, L का वैल्यू कितनी है? एक है। अरे जब भी कुछ सोचते हो, कुछ सोचते क्यों नहीं भाई? दो होंगे, तीन होंगे, अपने से कर लेते हो। नोडल प्लेन कैसे निकालते हैं? L। रेडियल नोड P ऑर्बिटल से ऐसे नहीं निकलेगा। रेडियल नोड के लिए हमें N चाहिए, तो P ऑर्बिटल सिर्फ बोलिएगा तो N इससे नहीं निकलेगा। और आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल में रेडियल नोड नहीं पता चलेगा। ग्राफ बनाऊंगा आगे, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा रेडियल नोड। D ऑर्बिटल की बात करते हैं। D ऑर्बिटल्स, D ऑर्बिटल्स के लिए L होता है 0 और सॉरी L होता है 2, तो M की वैल्यू होगी -2 -1 0 +1 +2। M की 5 वैल्यू है तो 5 ऑर्बिटल। बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो लगातार कंफ्यूज हो रहे हैं और वो कुछ भी लिख रहे हैं। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से पूछो, कुछ भी आलतू फालतू दिमाग में मत घुमाओ और कंफ्यूज होते जाओगे। थोड़ा पढ़ के आया करो, थोड़ा पढ़ाई करके आया करो। L की वैल्यू 2 होगी D ऑर्बिटल के लिए, तो M की 5 वैल्यू होगी -2 -1 0 +1 +2। अब देखिए ये 5 वैल्यू होंगे तो 5 ऑर्बिटल होते हैं D में। D XY होंगे, D YZ होंगे, D ZX होंगे, D X² Y² होंगे और D Z² होंगे। ये 5 ऑर्बिटल होंगे। अब देखिए मैं बना रहा हूं बारी बारी से। आप मुझे बताओ एक D ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होंगे? एक D ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होंगे ये बताओ। दो। देखो इतने लोग सही बोल रहे हैं, बहुत बच्चे हैं जो सही समझ रहे हैं, कुछ बच्चे बेवकूफ हैं और वो हमें तंग कर रहे हैं बार बार। नवीन कुमार तिवारी, हमने बोला नोडल प्लेन हमेशा L के बराबर होता है। कब से बोल रहा हूँ, 50 बार बोल चुका हूँ, और L यहाँ 2 लिखा हुआ है, तब भी तुम 2 1 लिखे हो यार। तो इसी से पता चलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको दिमाग में सेट करने की जरूरत है, ना कि बार बार कुछ भी पूछने और लिखने की।
इन तीनों का जो शेप होता है, इनफैक्ट इन चारों का जो शेप होता है वो होता है डबल डम्बेल या क्लोवर लीफ। शेप जो होता है, इनका शेप होता है क्लोवर लीफ, लौंग की पत्ती, या इसको बोलते हैं डबल डम्बेल। क्लोवर लीफ ही बोलना, यही स्टैंडर्ड है। और इसका जो शेप होता है उसको बोलते हैं डोनट। डोनट, डोनट आप खाते होंगे मैगडी वगैरह में, डोनट 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 चलता है। तो एक खास शेप बीच में सर्कुलर होता है ना, ऐसा रिंग टाइप का बना हुआ, तो इसीलिए उसका नाम है डोनट। शेप में बना के दिखाता हूं कि कैसा शेप होता है। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो डी एक्स वाई ऐसा होगा। ऑर्बिटल कौन सा है, तो ये डी एक्स वाई है। और नोडल प्लेन कितने होंगे, तो आपने अभी अभी बताया 2 नोडल प्लेन होंगे, क्योंकि डी के लिए एल की वैल्यू 2 है। जेड एक्सिस इसके ऊपर है बेटा, एक्सिस तो फिक्स होते हैं ना, तो एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस हुआ, और इस प्लेन के ऊपर, जिस प्लेन पे मैं लिख रहा हूं उसके ठीक ऊपर है जेड एक्सिस। पहले भी ऊपर ही था, मैंने साइड से बनाया था। एकदम बेवकूफ बच्चा है, कह रहा जेड एक्सिस कहाँ है। भाई एक्सिस थोड़े चेंज होता है, एक्स वाई जेड जो एक्सिस है, आप अपने कमरे को देखो, जिस कमरे में बैठे हो, और उसका जो सरफेस है, जो फ्लोर है, फ्लोर जो फ्लोरिंग जो है, वो मान लो एक्स वाई जेड, एक्स वाई एक्सिस में, और जो हाइट है आपके कमरे की वो जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कहीं जाएगा थोड़े। अब एक प्लेन में बना रहे हैं तो एक्स वाई दिखाया मैंने, और जेड चूंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो मुझे यहाँ दिक्कत नहीं थी बनाने, तो यहाँ साइड से बना दिया। बट यहाँ पे बना देंगे तो हम ऑर्बिटल कहाँ बनाएंगे। सो जेड एक्सिस इसके ठीक परपेंडिकुलर है, पेन में रख दिया हूं, ठीक परपेंडिकुलर है। जैसे मैंने मान लो इस सरफेस पे बनाया ना एक्स वाई, तो जेड एक्सिस ये पेन ऐसे ऐसे, एक्सिस कहीं नहीं जाता, एक्सिस फिक्स है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। नोडल प्लेन क्या होगा, आपने अभी अभी बोला 2 नोडल प्लेन होगा, तो नोडल प्लेन निकालते कैसे हैं, देखिए 3 एक्सिस है, ध्यान देना, 3 एक्सिस है बेटा, एक्स वाई जेड, और ऑर्बिटल एक्स वाई है। तो कौन सा एक्सिस ऑर्बिटल के नाम में नहीं है, कौन सा एक्सिस ऑर्बिटल के नाम में नहीं है, जेड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो जेड एक्सिस ऑर्बिटल के नाम में नहीं है। अब ऑर्बिटल का नाम है एक्स वाई, डी एक्स वाई। तो एक्स को एक बार जेड के साथ एक नोडल प्लेन हुआ, अब वाई को एक बार जेड के साथ दूसरा नोडल प्लेन हुआ। एक नोडल प्लेन है एक्स जेड, एक नोडल प्लेन है वाई जेड। और एक और पॉइंट है कि इसमें आमने सामने वाले सेम साइन होंगे, ये प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, आमने सामने वाले सेम साइन होंगे, बस आमने सामने वाले सेम साइन होंगे। साइन का अभी जो सिंबॉलिक है, अभी प्लीज मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ साइन के बारे में, जस्ट चूंकि साइन नहीं पढ़ाया हूँ, एटॉमिक में एक बार फिर से पढ़ाऊंगा मैं साइन, साइन के बारे में, तो अभी तो आप मान लो सिंबॉलिक है। सो ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, इसमें जेड नहीं है, तो जेड को एक बार एक्स के साथ और जेड को एक बार वाई के साथ कर देंगे तो 2 नोडल प्लेन आ गया। दूसरा ऑर्बिटल लेते हैं डी वाई जेड। इस बार वाई जेड है तो हम इसे जेड एक्सिस मान लेते हैं, क्योंकि एक ही प्लेन पे बना रहे हैं, हमारे पास क्लियरली 2 ही एक्सिस बनेगा, तो इसे जेड मान लेते हैं, इसे वाई मान लेते हैं। ये ऑर्बिटल हो जाएगा डी वाई जेड।
अब मुझे बताओ नोडल प्लेन, आप बता दो, आप लिख दो इसका नोडल प्लेन कौन कौन होगा, ये आप लिख दो। एक्स वाई एक्स जेड, बहुत सारे बच्चों ने सही लिखा है। एक्स वाई एंड एक्स जेड, बहुत वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही लिखा है। एक्स वाई एक्स जेड। तीसरा है डी जेड एक्स। ऐसा करते हैं, इसे एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसे जेड एक्सिस ले लेते हैं। ऑर्बिटल है डी जेड एक्स, और नोडल प्लेन क्या आएगा, तो बाई नहीं है, तो आप बताओ इसमें क्या आएगा। इसमें नोडल प्लेन आएगा एक्स वाई बाई जेड। वेरी गुड, नोडल प्लेन आएगा एक्स वाई एंड बाई जेड, दो नोडल प्लेन आ गए। दो ऑर्बिटल और बचा हुआ है, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर में क्या होता है कि जो लोब होते हैं एलोंग द एक्सिस होते हैं। ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, और जो नोडल प्लेन होगा उसमें मैं बना दे रहा हूं। नोडल प्लेन का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है क्योंकि अलोंग द एक्सिस नहीं है, बट ये जो डॉटेड बनाया हूं ये दोनों नोडल प्लेन है। ये दोनों नोडल प्लेन है। सो टू नोडल प्लेन्स। दो नोडल प्लेन्स हैं। इन चारों का शेप जो है वो डंबल है, बस डिफरेंस ये है डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर में जो लोब हैं वो एलोंग द एक्सिस हैं। लोब जो है वो एलोंग द एक्सिस हैं, बस ये डिफरेंस है। अब बात करते हैं डी जेड स्क्वायर की। ये जेड एक्सिस ले लो, ये आप कोई भी ले लो, एक्स और वाई। बीच में रिंग है डफनट की तरह, ये रिंग है, रिंग। और इसमें साइन होगा, ये अगर प्लस लेंगे तो ये माइनस लेना होगा, और ये फिर प्लस लेना होगा, इस तरह का साइन होगा। ऑर्बिटल है डी जेड स्क्वायर, इसमें नोडल प्लेन नहीं होता है, नोडल कोन होता है। ये नोडल कोन है, बना रहा हूं मैं। ये दोनों को बोलते हैं नोडल कोन्स। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड इन डीजेड स्क्वायर, तो ये होगा 2। नंबर ऑफ नोडल प्लेन अगर पूछे इन डीजेड स्क्वायर तो 0 बोलेंगे। नंबर ऑफ नोडल कोन पूछे इन डीजेड स्क्वायर तो नोडल कोन 2 है। ये जो 2 है, ये जो दो कोन है इसी को एंगुलर नोड बोल रहे हैं, यहां पर कोन बोलते हैं डीजेड स्क्वायर में। और जो शेप है ये क्लोवर, ये डोनट है, शेप है डोनट, इसी शेप को बोलते हैं डोनट।
तो ज्यादा से ज्यादा चीजें नहीं, प्लेन में लिखने में आप x बाई बाई एक्स लिख सकते हैं, सेम है। प्लेन x बाई प्लेन को बाई एक्स प्लेन बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंगुलर नोड नोडल प्लेन सेम होता है, बट इस डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल में प्लेन नहीं है, चूंकि कोन टाइप है तो नोडल प्लेन नहीं बोलते, नोडल कोन बोलते। आपका ऑब्जर्वेशन सही है देवदत्ता जी, ये डोनट एंड डम्बल होगा, बट बोलते सिर्फ डोनट ही है। डोनट भी हो सकता है कई सेल का है, आप तो सिर्फ सीधा जो मैग्नी में मिलता है गोल बीच में रिंग जैसा, उसे डोनट समझ गए। हो सकता है उसमें कुछ ऐसा भी होता हो, है ना? तो बोलते सिर्फ डोनट है। चूंकि प्लेन का मतलब होता है एकदम एक सरफेस, तो चूंकि एकदम प्लेन की तरह नहीं है, ये कोन की तरह है, इसलिए प्लेन में जीरो बोल देते हैं। है तो दो ही, एंगुलर नोड दो ही है, प्लेन और चूंकि यहाँ पर प्लेन नहीं है कोन है, तो बोलते हैं प्लेन नहीं है इसमें, कोन है, और कोन बोलते हैं तब दो बोल देते हैं। अलग अलग कुछ नहीं है यार, दो एंगुलर नोड है बस। कितने एंगुलर नोड है? तो दो। अब इसको मैथमेटिकली समझिए कि ये जो दोनों एंगुलर नोड है उनका शेप कैसा है, तो कोनिकल है। तो आपसे पूछेगा कितने प्लेन है, तो जीरो प्लेन है भाई, चूंकि प्लेन तो है ही नहीं। कैसा है, कितने कोण है, तो दो कोण है, और कोई बात नहीं। अरे तीन अलग वैल्यू नहीं है, दो ही वैल्यू है। ऋतिक त्रिवेदी में ये सिर्फ दो एंगुलर नोड है, इसमें पूछने के तरीका के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ दो एंगुलर नोड है। इस दो एंगुलर नोड को यहाँ पर नोडल प्लेन नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका शेप प्लेन के जैसा नहीं है। उसे क्या बोलेंगे? नोडल कोन। ये बोल रहा हूं। हर ऑर्बिटल में दो ही एंगुलर नोड हैं, ये जो दी के जितने भी ऑर्बिटल हैं सब में दो ही एंगुलर नोड हैं। बाकी के चार ऑर्बिटल में उन दो एंगुलर नोड को अपन नोडल प्लेन बोलते थे। अगर मैं पूछूं आपसे कि dxy में कितने नोडल कोण है, तो आप दो लिख दोगे क्या? जीरो लिखोगे ना नोडल कोण। तो उसी तरह से dz स्क्वायर में दो एंगुलर नोड है, या पूछे कितने नोडल कोण है, तो दो नोडल कोण है, दोनों सेम ही हुआ, एंगुलर नोड नोडल कोण। नोडल प्लेन नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सरफेस जैसा नहीं है, इसलिए प्लेन जीरो बोल रहे हैं, और कुछ नहीं। बट टोटल दो ही है इसमें भी। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, all the orbitals of a subcell have same energy। एक ऑर्बिटल के सारे एक सबसेल के सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। सच ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। टाइम ओवर हो गया क्या? कितने बजे तक क्लास थी हमारी? हाँ, टाइम हो गया बेटा, मैं छोड़ देता हूँ, डीजेनरेट ऑर्बिटल से आगे पढ़ाऊंगा। ओके, छोड़ देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस आल्सो। फर्स्ट 4 क्लास हो रही है, धीरे धीरे क्लास थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, आपका थोड़ा धीरे धीरे साइड समझ में आ रहा है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ना इन्हें याद रखो, इसे सेट करो दिमाग में, अननेसेसरली आप दिमाग नहीं खराब करो। कुछ का ऐसा ऐसा सवाल पूछे ना कि मेरा तो दिमाग खराब हो गया। एक बच्चे ने मुझे पिछली क्लास में पूछा था कि 2n स्क्वायर है सर, तो n बराबर 1 पे वैल्यू 4 होगी ना, तो n बराबर 1 पे तो ये 2 ही होगी ना। ऐसे ऐसे सवाल प्लीज मत पूछा करो यार। थैंक यू फॉर योर पेशेंस कि आप थोड़ा देर रुके, क्लास लेट स्टार्ट हुई थी, फिर से कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम था। हाँ, नोट मैं शेयर करता हूँ, एक बार मैं सेव कर लूँ पहले। अब कुछ नहीं बोलूंगा, अब मत पूछो कुछ, बहुत टाइम हो गया, अगली क्लास में अब बात करेंगे। सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है, मुश्किल से 30% बच्चे हैं जिनका बेसिक
बहुत अच्छा नहीं है। उन बच्चे को सबसे पहले तो ये बात रटना चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। 4 या 5 बार, 6 बार, 7 बार पढ़ना चाहिए। अभी आपसे मैं पूछ दूं एफ के लिए एल की वैल्यू क्या होता है तो कोई बोलेगा 1, कोई 2। ऐसा नहीं करना। होमवर्क में ग्रुप में भेज दूंगा और शायद अब सभी लोग ग्रुप में ऐड हो गए होंगे, है ना? बहुत परेशान किया आपने ग्रुप में ऐड होने के लिए भी। ये कितना नंबर लगता था? 4। बेटा सीट तो मैंने भेज दिया आपको, सीट आपको ग्रुप में भेज दिया मैंने। नहीं आलोक कुमार, मैं मजाक नहीं बना दे रहा हूं। आपको पता नहीं है कि आप आलतू फालतू पूछ के कितना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। होमवर्क में भेजूंगा आपको, ग्रुप में ही भेजूंगा। अभी 3-4 क्लास मुझे और पढ़ाने दो, तब अच्छे से होमवर्क जाएगा रेगुलरली। आपका बेसिक ठीक नहीं है तो मैं जो पढ़ा रहा हूं उसे जाके घर पे 3 से 4 बार पढ़िए। आज ही भेजा हूं नवीन कुमार, आज मैं भेजा हूं सीट, आज ग्रुप में भेजा हूं सीट, आज भेजा हूं। अभी थोड़ी देर पहले भेजा हूं, एक मतलब दोपहर में भेजा हूं। तुम ग्रुप में हो ना नवीन? तो फिगर ही तो बना के बता रहे हैं, जहां पे फिगर रिक्वायर्ड है वहां बना रहे हैं। और कौन सा फिगर? कृष्णा नारायण सिंह, तुम बताओगे मुझे कैसे पढ़ाएं? जहां पे फिगर रिक्वायर्ड है वहां बता रहे हैं आपको। थोड़ा फिगर बनाकर बताया कीजिए। तो ऐसा क्या, ऐसा कौन सा चीज का फिगर आपको चाहिए? तो वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जहां पर फिगर रिक्वायर्ड है वही बना देना। ऐसा कौन सा फिगर हम बना दें आपको? हिलता ही नहीं है ये सब।
बताएं सर। ये मैं जैसे मैं मटेरियल अपलोड करना चाह रहा हाँ, हूँ, हाँ। अब ये सब विंडो हट ही नहीं हट रहा जाएगा। है, ये नहीं हट रहा है ना, जिससे कोई नहीं। अच्छा, कौन सा window था? ये ऊपर वाला इसको तो minimize करो। वो भी नहीं मिनिमाइज हो रहा है, क्योंकि ये वाला ऊपर में है तो बाकी काम ही ये कर दिया क्या आपने? डॉक्यूमेंट सेव कर दिया क्या? डॉक्यूमेंट तो सेव है। ये सेव है, तो इसको बंद कर दूंगा विंडो को। विंडो बंद कर, इसके लेकिन से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भी काम इसमें सही से होता ही नहीं, या तो सेटिंग सही नहीं, ये दूसरा सेटिंग। अब आपको कौन सी वाली तो क्लास आती है? नहीं, वो वाली नहीं है, कैंसिल कर दो पहले। ये लो। ये मेरी क्लास। हाँ, नीचे जब नीचे सर अपलोड अपलोड सेटिंग पे कोई काम नहीं करते हैं, बस भेज देते हैं टीचर अपना क्लास ले, आधा घंटा जाए, उसको जाए, ले जाए। 4 क्लास हो गया, 4 क्लास में अभी तक ये कुकी साफ करो। कुकीज पे ऐसे गड़बड़ हो गई। हमें जो अलम डिजिटल क्लास था ना, हाँ हाँ उसमें मुझे एक बार भी प्रॉब्लम, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं हुई थी, मुझे हाँ। पहले दिन से अच्छी क्लास चल रही। इसमें 4 क्लास हो गया, अभी तक अच्छी नहीं हुई। चलो कल से मैं लगूंगा आपके साथ। कल इसका एक सबसे पहले कुकी साफ करवाऊंगा। इसी सिस्टम पे बैठ रहे ना आप? तो हम तो बैठना जहाँ चाहते हैं, वो कभी कभी अलग, क्योंकि हर दिन अलग अलग टाइम पे नहीं, क्लास इसका ही होती है। बढ़िया करा देंगे, इसको ठीक करा देंगे। किसी पे भी बैठ जाऊंगा बैठने, तो मुझे कोई मतलब नहीं। चलो मैं रहूंगा आपके साथ। अपलोड चैट विंडो गायब हो गया या है अभी? ये ना चैट विंडो। पूछो आप बच्चों से। हेलो, मुझे बताना बेटा कि आपको मटेरियल अपलोड कर दिया हूं, मिल गया? यस नो? मटेरियल अपलोड कर दिया हूं, आपको मिला या नहीं मिला? यस, वेरी गुड। किसी को कुछ पूछना हो तो अब मैं चैट विंडो की तरफ देख रहा हूं, अभी आप पूछ सकते हो, 5 मिनट में बैठता हूं। अभी मैं सिर्फ आपके जो चैट विंडो में जो क्वेश्चन आएंगे उनके जवाब दूंगा। अब बोल के ही दूंगा, अब ये कुछ लिख के नहीं दूंगा, तो अगर अब कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। याद करने का तरीका देखिए, मेमोरी पावर हर बच्चे का अलग अलग होता है, अविरल। तो याद करने का एक ही तरीका है, रियाज करना, मीन्स प्रैक्टिस करना। तो अगर एक बार पढ़ते हैं और आपको याद नहीं रहता है, तो आप कम से कम 5-6 बार पढ़ा कीजिए। जैसे मेरे 4 लेक्चर हो गए और इफेक्टिवली मैं 1 या 2 लेक्चर के बराबर पढ़ाया, तो 4 लेक्चर हो गए, तो आप पहले से 4 लेक्चर तक जब 5वां लेक्चर में आइए तो फर्स्ट चारों को रिवाइज करके आइए, अच्छे से दिमाग में सेट करके आइए। यही तरीका है और कुछ नहीं। प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, मतलब ज्यादा पढ़ के ही आप याद रख सकते हैं और कुछ नहीं। प्रैक्टिस करके आप याद रख सकते हैं
और कुछ नहीं है। कृष्णा नारायण, क्लास में कुछ नहीं समझ में आता है, एक बार में उसको क्लियर कैसे करूं? हाँ, अपन हर 15 मिनट पे तो आपसे पूछते हैं कि कोई डाउट आ रहा है, उसी से क्लियर होगा। क्योंकि और दूसरा ये हो सकता है कि आपके पास एक ऐप होगा, ई सॉल्यूशन ऐप, आपको बताया गया होगा, उस ऐप पे क्वेश्चन भेजिएगा तो मेरे पास आएगा, वहां पर भी हम लिख के रिप्लाई कर सकते हैं। यही दो उपाय है ऑनलाइन में कि आप या तो क्लास में पूछ सकते हैं, है ना, जैसे ही मैं बोलता हूं कि आपको कोई डाउट है उस समय पूछ सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि आप ऐप पे डाउट अपना अपलोड कर सकते हैं, उस पे भी मैं लगभग डेली एक बार रिप्लाई देता ही देता हूँ। यही दो तरीका है डाउट को दूर करने का, और कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि अननेसेसरली ये मत सोचिए कि बहुत डाउट है, पहले तो ये देखिए कि टीचर ने क्या पढ़ाया, जो पढ़ाया उसे याद रखने, उसे समझने, टीचर ने क्या बोला उसे सुनने की कोशिश कीजिए, उससे चीजें क्लियर होगी। ये नहीं कि कोई लाइन सुने और आलतू फालतू सोचने लगे। जो आलतू फालतू जो सोचते हैं ना, वो डिस्टर्बेंस ज्यादा क्रिएट करता है सब्जेक्ट को। सोचता कौन है? सोचने का टाइम तब होता है जब आपको बहुत सारा नॉलेज है। एक छोटा बच्चा को जब पढ़ाया जाता है तो पहले उसे एबीसीडी सिखा दिया जाता है, फिर लिखना सिखा दिया जाता है, हटाया जाता है, फिर उसे नंबर टेबल सिस्टम, टेबल नंबर सिखा दिया जाता है, बिना कुछ सोचे कि आगे कैसे यूज होगा। तो अभी आप उसी स्टेज में। तो पहले क्या है कि ये बेसिक बातें हैं, इन्हें आपको पहले दिमाग में रखना होगा, सेट करना होगा, याद करना होगा। इसमें ज्यादा कुछ ये नहीं, अननेसेसरली डाउट आने वाली बात है ही नहीं। कृष्णा में हर्ट हुआ भी नहीं बेटा। कृष्णा तुम इसको दिल पे मत लो। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं खुद 20 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ बेटे, 20 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ, 20 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो तुम जो बोल रहे हो फिगर, जहां पर फिगर पॉसिबल है वही बनाएंगे ना, जहां पर पॉसिबल नहीं है वहां नहीं बनाएंगे ना। हमें पता है ना कि कहाँ पे फिगर की रिक्वायरमेंट है। आज मुझे शेप ऑफ ऑर्बिटल में फिगर बनाना था तो बनाया मैंने। तुमको क्या लगता है एटम, एटम के अंदर सेल, सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल का फिगर बनेगा? कहीं नहीं मिलेगा। पूरा गूगल कर लो, तुमको कहीं नहीं मिलेगा। और मैं हर्ट वर्ट वाली बात नहीं हूँ। मैं एक बात थोड़ा सा टफ बोल दिया आपको कि आप मुझे सिखाओगे कैसे पढ़ना है, तो आप इसको दिल पे मत लो। मैं भी दिल पे नहीं लेता हूँ, आप भी मत लो। देखिए, अगर कोई चैप्टर में 10 लेक्चर में पढ़ाता हूँ तो रिवीजन का यही तरीका है बेटा कि आप जब मेरे 9th लेक्चर में आइए तो 1 से 9 रिवाइज करके आइए, 10th में आइए तो 1 से 10th रिवाइज करके आइए। और कब रिवाइज कीजिएगा? जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो टेस्ट होता है हर 3 वीक या 4 वीक के बाद टेस्ट होता है। उस टेस्ट के टाइम पर फिर से रिवाइज कीजिए और जो क्वेश्चन आपने बनाए थे उसमें जो डिफिकल्ट लगे थे उनको आप कीजिए। कृष्णा बेटा, लेक्चर जो नोट है ना हमारा, उसे पढ़ो, और उसे पढ़ने में कोई दिक्कत आती है तो उसे तुरंत आप लिख के भेज दो ई सॉल्यूशन ऐप पे। हर दिन एक बार मैं रात में बैठता हूँ, वहां पे रिप्लाई करूंगा। दिल पे लेने वाली कोई बात नहीं बेटा, आप सभी अच्छे हो, है ना। नई चीजें जब आती है ना, होता क्या है ना बेटा, जब भी कोई नया चीज इंट्रोड्यूस होता है बच्चा बोल देता है सीधा नहीं समझ में आ रहा। तो नई चीजें आती है तो उसे ध्यान से सुनने की जरूरत है, उसका सिंबल, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसके पीछे की थ्योरी जो टीचर बोलता है, इसे सुनने की जरूरत है। उसी चीज को जब आप दोबारा सुनेंगे तो लगेगा अरे ये तो आता है, विमल कुमार ने बताया था। सो नई चीजें जब आती है पहली बार तो ऐसा लगता है अरे यार ये क्या आ गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है जी। एक बच्चा पूछा जी से, सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है? मैं ऊपर से बोलता जा रहा हूँ कि 3D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, उनके नाम है 3D XY, 3D YZ, 3D Z स्क्वायर, 3D Z स्क्वायर, 3D एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये नाम है, फिर भी उसको डाउट हो रहा है ये क्या हो रहा है। क्लियरली बोला हूँ कि 3D में 5 होंगे ऑर्बिटल, कौन कौन होंगे तो उनके नाम लिख दिया। अब पूछ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है, जबकि ऊपर नाम बता रहा हूँ ये नाम है, फिर भी पूछ रहा है। तो रीजन है कि वो पहली बार देखा वैसा, तो सोच रहा है अरे ये क्या आ गया। तो यही होता है, मोस्ट ऑफ द डाउट रियली में पहली बार देखने के कारण बच्चा सोचता है अरे ये क्या है, वो चुपचाप पूछ देता है।
वो पेशेंस नहीं रखता है, सोचता है कि ये मुझे बार बार देखूंगा ना तो ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है, और कोई बात नहीं है। आई होप कि पहले से इम्प्रूव हुआ होगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास में भी बहुत सारी दिक्कत हुई थी, सेकंड में भी हुई, थर्ड में थोड़ा सुधरा, फोर्थ में और सुधरा। आप लोगों का भी, क्योंकि मैंने अब कर दिया है कि फर्स्ट पे 15 मिनट पढ़ाऊंगा, फिर पूछूंगा आपको कोई डाउट है, फिर 15 मिनट पढ़ाऊंगा, फिर पूछूंगा आपको कोई डाउट। ऐसा भी बच्चा होता है, जैसे आज देखो मैं पढ़ाना शुरू कर दिया, पूछ रहा है सर हाइड्रोजन और ट्राइटियम आइसोडाइफर होंगे, जबकि मैंने साफ बोला आइसोडाइफर के लिए A-2Z इक्वल होगा, उसके A-2Z इक्वल नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होगा, वो भी नहीं है, तो क्यों होंगे भाई? छोटी छोटी पॉइंट्स वो नहीं लगा पाता। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, आपको शायद अब कुछ नहीं पूछना है, बाय।